नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संकलन तैयार किया है। उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस संकलन के अंदर हमने प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश किया है, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी यहाँ पर हमने समावेश किया है और एक एक का वीडियो सॉल्यूशन आप आज से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पहला चैप्टर लेकर चलेंगे, मात्रक एवं मापन। इसी तरीके से एक एक करके सभी चैप्टर्स के हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बल की विमा होती है। तो अपना जो चैप्टर है वो मात्रक एवं मापन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बल की विमा पूछी गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर m इंटू ए। F बराबर होता है ma। तो यहाँ पर F की विमा वही होगी जो m इंटू ए की विमा होगी। F की विमा ये बराबर होगी m इंटू ए की विमा। तो यहां पर आप देखेंगे कि m यहां पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान की जो विमा है वो होती है m1। a यहां पर एक्सेलरेशन है जिसकी विमा l1 t-2 होती है। देन फाइनली जो f की विमा है वो आपको मिलने वाली है m1 l1 t-2। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नैनोमीटर तुल्य है। देखिए, एक नैनोमीटर को हम nm से लिखते हैं। यह होता है 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर। तो हमें यहां पर पहला ही जो ऑप्शन है वो 10 की घात +9 मीटर दे रखा है। यहां पर 10 की घात -9 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन 10 की घात 6 मीटर दे रखा है, ये भी गलत है। अब देखिए, 10 की घात -7 सेंटीमीटर सही है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? तो विद्यार्थी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि एक जो सेंटीमीटर होता है वो किसके इक्वल होगा? सेंटीमीटर की बजाय मैं पहले आपको मीटर से बताता हूं, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। देन यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं? एक नैनोमीटर इक्वल टू आ जाएगा 10 की घात -9 मीटर के स्थान पर हम 100 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। तो 10 की घात -9 इंटू 10 की घात +2 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान है। तो विद्यार्थियों, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो विद्यार्थियों, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक जो प्रकाश वर्ष है इसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। एक वर्ष में
तय दूरी। तो प्रकाश एक साल में जितनी भी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो विद्यार्थियों, दूरी बराबर हम चाल इंटू समय पुट कर सकते हैं, चाल इंटू समय। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, जो चाल है प्रकाश की वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जो समय है वो है 1 साल। तो 365 दिन है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आएगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमें किसी भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, यहां पर भी दे रखा है तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसे जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक जो किलोमीटर होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, तो यहां से हम मीटर के स्थान पर 1 मीटर की जगह हम 10⁻³ किलोमीटर पुट कर सकते हैं। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की जगह हम 10⁻³ किलोमीटर पुट कर सकते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कण द्वारा तय दूरी अक्ष तथा समय t में निम्न संबंध है, अक्ष बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, इसमें A व B की विमाएं हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर सभी पदों की विमाएं सेम होती है। तो AT की जो विमा होगी वो अक्ष की विमा के बराबर होगी, AT की विमा बराबर होगी अक्ष की विमा के, और इसी प्रकार से BT स्क्वायर की विमा भी अक्ष की विमा के बराबर ही होगी। तो यहां से आप ध्यान दें, AT की विमा का मतलब हो गया अक्ष की विमा, और अक्ष यहां पर मीटर में, तो इसकी विमा हो जाएगी L1। इसी तरीके से इसकी विमा भी है L1। अपन को क्या चाहिए, यहां से A की विमा चाहिए, तो A की विमा बराबर आ जाएगा अक्ष बट्टे में T की विमा, अक्ष बट्टे में T की विमा। तो अक्ष की विमा यहां पर L1 और T की विमा T1, तो इसकी विमा आ गई है L1T-1, L1T-1। तो हमें ये ऑप्शन बी के अंदर नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम बी की विमा यहां पर देख लेते हैं। तो बी की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी अक्ष बट्टे में टी स्क्वायर की विमा, अक्ष बट्टे में टी स्क्वायर की विमा। तो यहां से आप ध्यान देंगे L, और इसकी विमा हो जाएगी T2, तो L1T-2 इसकी विमा आ जाएगी। ये हमारे पास में इनकी विमाएं आ चुकी है, जो कि ऑप्शन बी में हमें प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ठोस गोले की त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि है, इसके आयतन मापन में कितनी त्रुटि है। तो विद्यार्थियों, जब हमें प्रतिशत त्रुटि किसी एक पार्ट में दे रखी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आप ध्यान देंगे कि गोले का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्लियर। तो यहां पर V में प्रतिशत त्रुटि, V में प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होगी, ये तो कांस्टेंट है राशियां, फिर है 3 गुणा r में प्रतिशत त्रुटि, r में प्रतिशत त्रुटि। तो यहां से r में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, कुल मिलाकर यहां पर v में जो परसेंटेज एरर है वो 6% आ जाएगी। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि घनाकार वस्तुओं की भुजाओं तथा द्रव्यमान मापन में त्रुटियां क्रमशः 3% और 4% है, तो घनत्व की गणना में अधिकतम संभव त्रुटि कितनी होगी।
तो यहां पर आप ध्यान देंगे, घनत्व बराबर हम जानते हैं, घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। घनत्व को हम d से लिख रहे हैं, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। तो d में प्रतिशत त्रुटि, d में प्रतिशत त्रुटि है वो हमारे पास में हो जाएगी m में प्रतिशत त्रुटि, m में प्रतिशत त्रुटि प्लस v में प्रतिशत त्रुटि, v में प्रतिशत त्रुटि। तो यहां से m में जो प्रतिशत त्रुटि है, देखिए थोड़ा सा हम और, क्योंकि हमें यहाँ पर भुजाओं में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो लंबाई में हमें त्रुटि दे रखी है, तो इस आयतन को फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो m बट्टे में l का क्यूब आ जाएगा, m बट्टे में l का क्यूब। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि 3 गुणा l में प्रतिशत त्रुटि, 3 गुणा l में प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो m में जो परसेंटेज एरर है वो हमें 4% दे रखा है, फिर प्लस में 3 गुणा l में जो परसेंटेज एरर है वो हमें 3% दे रखा है। तो यहां से अपने पास में 4% प्लस 9%, कुल मिलाकर आ जाएगा ये 13%। तो ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक भौतिक राशि y इक्वल टू m की पावर a, b की पावर l की पावर b और t की पावर -c द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यदि m, l व t के मापन में क्रमशः α%, β% और γ% प्रतिशत त्रुटि हो तो कुल प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो देखिए कुल प्रतिशत त्रुटि इनकी पावर है, कुल जो परसेंटेज एरर है वो आप ध्यान देंगे, इनकी पावर हम पहले लिखेंगे। तो इसकी m की जो पावर है वो हमारे पास में है a, और फिर आ जाएगा इनटू में m में त्रुटि, m में त्रुटि, m में त्रुटि, फिर प्लस में l की जो पावर है वो b इंटू l में त्रुटि, l में त्रुटि, और अधिकतम त्रुटि पूछी है तो यहां पर अपन को प्लस में ही लेकर चलना है, इसकी पावर भी प्लस में ही लेकर चलेंगे। c इंटू टी में प्रतिशत त्रुटि, टी में प्रतिशत त्रुटि। देन यहां पर देखिए हमारे पास में क्या मिल जाएगा, a, m में जो परसेंटेज एरर है वो हमें दे रखा है α%, तो m इंटू अल्फा प्रतिशत, फिर प्लस में b इंटू बीटा प्रतिशत, फिर प्लस में c इंटू गामा प्रतिशत। फाइनली हमारे पास में देखिए a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। देन यहां से a अल्फा, b बीटा और c गामा, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारसेक इकाई है, तो विद्यार्थी पारसेक दूरी की इकाई है, पारसेक काहे की इकाई है? दूरी की इकाई है। देखिए एक पारसेक की जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने है कि हमारे पास में एक त्रिज्यीय खंड है जिसके चाप की लंबाई 1 खगोलीय मात्रक के बराबर हो और जो कोण है वो 1 सेकंड का हो, तब जो त्रिज्या है वो 1 पारसेक के इक्वल होगी। इधर तो 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी होगी। इसके अलावा यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 पारसेक में 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर दूरी होती है। तो पारसेक एक्चुअल में दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो विद्यार्थियों शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है कार्य बट्टे में समय, कार्य बट्टे में
समय, या हम कह सकते हैं ऊर्जा बट्टे में समय, ऊर्जा क्षय होने की दर या कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, और जिसे हम वाट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाट। और इसको हम किलोवाट में भी माप सकते हैं, तो इसका जो मात्रक होगा वो किलोवाट होगा। ये जो किलोवाट घंटा आप देख रहे हैं ये ऊर्जा का मात्रक होता है, एक इसका मात्रक होगा ऊर्जा का, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, डाइन यहां पर बल का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन के उपयोग में लाया जाता है? तो लंबी दूरी का मापन करने के लिए प्रकाश वर्ष का हम प्रयोग करते हैं, और प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। एक जो लाइट ईयर है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र होता है। तो देखिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला पुट कर देता हूं। हमारे पास में एक फॉर्मूला है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। यहां से कैपिटल G बराबर हमारे पास में आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बट्टे में m1 m2। यहां से G की विमा वही होगी जो F इंटू आर स्क्वायर बट्टे में m1 m2 की विमा होगी। तो यहां से F बल है और बल की विमा हमारे पास में होती है m1 L1 t माइनस 2, r यहां पर दूरी है, इसकी विमा हो जाएगी L2, m1 और m2 यहां पर द्रव्यमान है जिनकी विमाएं m1 m1 होगी। फाइनली जो विमा निकलकर हमें मिलने वाली है वो m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की राशियों की विमाएं समान है? समान विमाओं वाली हमें राशियां पूछी है। तो देखिए यहां पर आवेग और संवेग दोनों की विमाएं समान है। क्लियर करें कि जो आवेग होता है, आवेग जिसे हम आई से पुट करते हैं, ये होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 30.00 में कितने सार्थक होते अंक होते हैं? 30.00 में कितने सार्थक अंक हैं? तो विद्यार्थी इसमें 4 सार्थक अंक हैं, प्रत्येक जो अंक हैं वो सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि वर्त की त्रिज्या 2.12 सेमी दी गई है तो इसका क्षेत्रफल दिया जाना चाहिए। सार्थक अंकों की गणना करते समय हमें यह ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे वर्त की त्रिज्या हमें दे रखी है तो वर्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला मैं आपके सामने रख देता हूं। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल को हम पाई आर स्क्वायर से पुट करते हैं। तो यहां पर जो त्रिज्या है 3.14 और जो त्रिज्या है वो हमारे पास में है 2.12 गुणा 2.12 गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इन राशियों को गुणा करने पर हमें 14.112416 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से, तो देखिए दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट हैं और दोनों राशियां यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होती है तो दशमलव के बाद में उतने ही अंक यहाँ पर हमें रखने हैं।
जितने गुणा होने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंकों तक हमें सार्थक अंक रखना है। तो यहाँ तक इस एक और अगला वाला जो एक है इसको हम पूर्णांकन करें तो भी इससे बाद वाली जो संख्या है वो 5 से छोटी है, ये जो 2 है। तो तत्पश्चात हमें इसका आंसर 11.11 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 100 प्रेक्षणों के समांतर माध्यम में यादृच्छिक त्रुटि अक्स है, तो 400 प्रेक्षणों के समांतर माध्यम में यादृच्छिक त्रुटि होगी। तो देखिए विद्यार्थी, जैसे जैसे प्रेक्षणों की संख्या बढ़ेगी त्रुटि कम होती जाएगी, उतने ही गुणा कम होती जाएगी। तो पहले जो त्रुटि थी वो अक्स थी, 100 प्रेक्षण थे। अब प्रेक्षण हो गए 4 गुणा, तो जो त्रुटि है वो पहले की 1/4 रह जाएगी, तो अक्स बट्टे में 4 रह जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ गैसों की अवस्था को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमारे पास में वास्तविक गैस समीकरण है, P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यदि P दाब, V आयतन, T प्रमताप, A, B और R कांस्टेंट हैं, देन A और B की विमाएं क्या होगी। तो विद्यार्थी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, समान प्रकार की राशियों में समान टाइप की ही राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि P के अंदर P वाली राशियां ही जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो P का मात्रक वही होगा, P की विमा वही होगी जो A बट्टे में V स्क्वायर की विमा होगी। तो P की विमा क्लियर करें, जो P की विमा है वो वही होगी जो A बट्टे में V स्क्वायर की विमा है, A बट्टे में V स्क्वायर की विमा है। क्लियर। तो यहां से देखिए हमारे पास में निकलता है A की विमा, A की विमा बराबर हमारे पास में आ जाएगा P इंटू वी स्क्वायर की विमा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे दाब, दाब होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, और दाब की जो विमा होती है वो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, और V यहां पर आयतन है, आयतन की विमा होती है L क्यूब, और L क्यूब का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो विमा इसकी निकल कर आएगी वो m की घात 1, L की घात 5 और T की घात माइनस 2। तो यहां हमें ऑप्शन ए में ये नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखें यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर वापस देखें कि V माइनस बी, तो V की विमा और B की विमा सेम होगी, तो B की विमा वही होगी जो V की विमा होगी, जो V की विमा होगी। क्लियर। तो यहां से आप ध्यान दें V आयतन है तो आयतन की विमा हो जाएगी L क्यूब। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक कैपिटल आर का एसआई मात्रक होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर होता है म्यू आर टी, पीवी बराबर म्यू आर टी। तो आर बराबर हमारे पास में आ जाएगा पीवी अपॉन में म्यू टी। क्लियर। तो आर की विमा वही होगी, या आर का यहां पर मात्रक पूछा है, तो आर का मात्रक वही होगा जो पीवी अपॉन में म्यू टी का मात्रक होगा, पीवी अपॉन म्यू टी का मात्रक। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे P इंटू वी ये कार्य के इक्वल हो जाता है, और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। म्यू यहां पर मोलों की संख्या है, इसका मात्रक हो जाएगा मोल। टी यहां पर ताप है जिसका मात्रक हो जाता है केल्विन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन।
तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एएमयू तुल्य है, जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, ये द्रव्यमान का मात्रक है, और एक एएमयू देखिए किसके इक्वल होगा। एक एएमयू ये होता है कार्बन 12 का द्रव्यमान। कार्बन 12 का द्रव्यमान, कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है उसका 12वां हिस्सा होता है, उसका 12वां हिस्सा। और आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.66059 इंटू 10⁻27 -27 kg होगा। तो यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ही हमें यहां पर सही मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवोगाद्रो संख्या है, तो 6.023 गुणा 10⁻23, ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का इसमें से क्या मात्रक होगा? तो मैं आपके पास में एक फॉर्मूला पुट कर देता हूं जिसमें प्लांक नियतांक आता हो। तो देखिए, एक फॉर्मूला है प्लांक के क्वांटम मॉडल से हम जानते हैं कि फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है। तो यहां से ये जो हमारे पास में H है, H बराबर आ जाएगा E अपॉन में न्यू। क्लियर? तो यहां से H का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? देखिए, H का मात्रक वही होगा जो E बट्टे में न्यू का मात्रक होगा, E बट्टे में न्यू का मात्रक होगा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें, ई ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक तो हो गया जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। न्यू यहां पर आवर्ती है, इसका मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड, 1/सेकंड, 1/सेकंड। तो यहां से सेकंड ऊपर चला जाएगा तो जूल इंटू सेकंड इसका मात्रक आ जाएगा, जूल इंटू सेकंड। तो ये एच का मात्रक है। विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, एच यहां पर प्लांक नियतांक होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इनका एक एक करके हम सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे। तो किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो देखिए, पहले तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन समझना है, आयतन का फॉर्मूला समझना है। तो देखिए, एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने पास में 1 सेंटीमीटर भुजा हमें यहां पर कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो घन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? घन का आयतन, तो यहां पर आप ध्यान दें, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब। तो यहां पर भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये हमारे पास में आयतन आ चुका है। तो यहां से इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहां से आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर बराबर 1/10⁻² मीटर, 1/10⁻² जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो -2 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में देखिए कितना आने वाला है। सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास में 10⁻⁻6 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीशे का आपेक्षिक घनत्व है, शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 दे रखा है। इसका घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में क्या होगा?
तो देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व यह होता है पदार्थ का घनत्व, जो भी आपके पास मैटर है उसका घनत्व, और जल का घनत्व का अनुपात। पदार्थ का घनत्व बट्टे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है, जल का घनत्व है। क्लियर? तो यहां से आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो पदार्थ का घनत्व है वो आ जाएगा आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी इनटू जल का घनत्व, जल का घनत्व दोनों के मल्टीपल के रूप में आएगा। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व हमें यहाँ पर 11.3 दे रखा है और जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहां से किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये 11.3 गुणा 10⁻³ ओके। अब हमें इसी को ही कन्वर्ट करना है ग्राम और सेंटीमीटर में। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे 11.3 गुणा 10⁻³ हमारे पास में पड़ा ही है, और एक जो केजी होता है उसके अंदर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हम इस किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम पुट कर देंगे, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह हमने पुट कर दिया है 1000 ग्राम। मीटर क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया 100 सेंटीमीटर और उसका भी क्यूब। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है, 11.3 गुणा 10⁻³ गुणा 1000 बट्टे में ये हमें मिल चुका है 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 11.3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो गुरुत्वीय नियतांक है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एक बार तो हम इसको एमकेएस पद्धति में ही कन्वर्ट करें। न्यूटन की जगह मैं लिख रहा हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यहां पर भी पड़ा है। तो फाइनली जो इसका मात्रक है, मैं केवल मात्रक में चेंजेस कर रहा हूं, मात्रक को लिख रहा हूं। तो देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में मीटर क्यूब ऊपर रह जाएगा, मीटर क्यूब, और बट्टे में रह जाएगा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 चल ही रहा है, इसका मात्रक ये आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है कि ये जो मात्रक है इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करने हेतु देखें आप, 1 मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। एक जो केजी है उसकी जगह हम लिख देंगे 1000 ग्राम लिख देंगे। सेकंड की जगह सेकंड ही रहना है, तो 100 सेंटीमीटर और उसका भी क्यूब है बट्टे में किलोग्राम। तो किलोग्राम हमारे पास में है 1000 ग्राम के बराबर। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलने वाला है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बट्टे में ग्राम सेकंड स्क्वायर, ये बट्टे में 10⁻3। तो 10⁻+ में 3 यहां से और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, तो 6.67
इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में कितना मीटर चलती है। तो देखिए हमें इसकी चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें होता है 1000 मीटर, और एक जो घंटा होता है उसमें होते हैं 60 गुणा 60, मतलब 3400 सेकंड होते हैं, 3400 सेकंड होंगे। तो यहाँ से जो चाल है गाड़ी की वो हमें दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 18 किलोमीटर की जगह हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हम पुट कर देंगे, घंटे की जगह हमारे पास में 3600 सेकंड आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 18 से 36 दो बार में, तो ये हमारे पास में फाइनली 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5 मीटर प्रति सेकंड पुट कर सकते हैं। आप यहाँ से 5/18 से सीधा भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। तो चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब आ गया 1 सेकंड में तय की गई दूरी, सेकंड में तय दूरी 5 मीटर। तो 5 मीटर चलती है। कितनी चलेगी? 5 मीटर। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं 2.99792458 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी पुट किया जा सकता है, जिससे हम इस 2.99 को हम 3 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हम पुट कर सकते हैं। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक जो लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर, उसके अंदर है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, जो कि हमने निकाली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और यहां से 1 मीटर के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो देखिए यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं। 1 10 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 संख्याओं का पॉइंट उठाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा। और 1 0 मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 10⁸16 हो जाएगी, 32 के ऊपर जाएगी तो 10⁻−16 हो जाएगी। अब जब हम 1000 के अंदर 946 का भाग लगाएंगे तो देखिए हमारे पास मिलने वाला है 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर इसका आंसर होगा। तो 1.057 गुणा 10⁻−16 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो देखिए आगे जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है वो है कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान am तथा मापित मान के अंतर का अंतर, कि वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है उसको हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्या कहा जाता है? आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि होगी?
आपेक्षिक त्रुटि, सॉरी इसमें एक बार क्लियर कर ले, ये निरपेक्ष त्रुटि होगी। कौन सी होगी? निरपेक्ष त्रुटि इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? निरपेक्ष या इसको हम कह सकते हैं प्रम त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। भौतिक राशि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो जो विद्युत धारा है एक मूल भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को विमीय रूप से सीजीएस प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। विमा का प्रयोग करते हुए आपको सीजीएस पद्धति में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां से आप ध्यान दें कि हमारे पास में हम ये जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसकी यूनिट अपरिवर्तित रहती है, तो N1U1 बराबर होता है N2U2 के। क्लियर? तो यहां से हमारे पास में N1 हमारे पास में है, देखो थोड़ा सा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं MKS पद्धति के अंदर। 1 × 10⁵ न्यूटन की जगह में लिख रहा हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से हमें यहां देखिए इसका मात्रक 10⁵ किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर ये मिलने वाला है। ओके, तो N1 की वैल्यू है 10⁵, और यहां से M1 देखो M1 L1 T1, और इनकी जो घातें, चलिए मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये इस तरीके से हम पुट कर रहे हैं। इनकी घातें ABC बराबर होता है N2 M2 L2 T2, और इनकी घातें सेम ही रहेगी, घातें सेम ही रहने वाली है। तो यहां से N1 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें 10⁵ दे रखी है। M1 मतलब द्रव्यमान की पावर, द्रव्यमान की जो पावर है वो हमें 1 दे रखी है किलोग्राम, तो किलोग्राम की घात कितनी दे रखी है हमें, यहां पर 1 दे रखी है, तो M1 की पावर 1, L1 मीटर, मीटर की घात यहां पर -1, T1 तो इसकी घात -2 बराबर N2 की वैल्यू हमें यहां से ज्ञात करनी है। M2 की घात हमारे पास में 1, L2 की घात -1 और T2 की घात -2 आ जाएगी। N2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10⁵, M1 बट्टे में M2 इसकी घात आ जाएगी 1, L1 बट्टे में L2 इसकी घात आ जाएगी -1, T1 बट्टे में T2 इसकी घात आ जाएगी -2, 10⁵ M1 यहाँ पर किलोग्राम में है और हमें सीजीएस पद्धति में इसको कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम, और ये हमारे पास में है ग्राम में। ओके, और L1 हमारे पास में है मीटर में, और L2 ये होगा सेंटीमीटर में, इसकी घात है -1, और T1 और T2 दोनों ही सेकंड में है, दोनों ही सेकंड में है, तो इसमें इसकी पावर -2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 10 की घात 5 किलोग्राम। किलोग्राम की जगह हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम बट्टे में ग्राम और इसकी घात है 1। मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बट्टे में सेंटीमीटर और इसकी घात है -1। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, हमारे पास में 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 और उसकी पावर है -1, उसकी पावर है -1, तो 10 की घात -2। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 6 आ जाएगा। तो फाइनली देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 5 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और जिससे हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 ग्राम बट्टे में हमारे पास में है सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये विद्यार्थियों 1 पास्कल ही होता है, 1 पास्कल ही होता है। ओके, ये हमारे पास में एक अच्छा रिलेशन आ गया, 1 पास्कल बराबर। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न कि एक गोले की त्रिज्या मापने में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गोले की त्रिज्या नापने में 1% की त्रुटि होती है, तो गोले के आयतन में परिकलन में कितने % त्रुटि होगी? तो यहां पर आप ध्यान देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से V में प्रतिशत त्रुटि, V में प्रतिशत त्रुटि जो कि 3 गुणा, क्योंकि 4/3 पाई है ये तो कांस्टेंट है, r की जो पावर है वो है 3, तो 3 गुणा r में प्रतिशत त्रुटि, r में प्रतिशत त्रुटि, तो 3 गुणा r में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, देन आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 3% है। मूल भौतिक राशियों के नाम लिखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियों के नाम लिखकर हमें उनके मात्रक यहां पर पुट करने हैं। तो यहां पर मूल भौतिक राशियां 7 है, मूल भौतिक राशियां ये 7 हैं और उनके यहां पर एक एक करके हम मात्रक भी देखने वाले हैं। पहली जो भौतिक राशि है वो है लंबाई, और लंबाई का हम मापन करेंगे मीटर में। दूसरी जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का हम मापन करेंगे किलोग्राम में। द्रव्यमान का मापन हम करेंगे किलोग्राम में। तीसरी जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है समय, और समय का हम मापन करेंगे सेकंड में। चौथी जो भौतिक राशि वो हमारे पास में है ताप, और ताप का हम मापन करेंगे केल्विन में। ताप का मापन किया जाएगा केल्विन में। फिर है विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका मापन हम करेंगे एम्पियर में। अगली जो भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल में उसका हम मापन करेंगे। और अंतिम जो भौतिक राशि है वो है प्रकाश की तीव्रता, या हम कह सकते हैं ज्योति की तीव्रता, ज्योति की
तीव्रता, और इसका मापन हम करेंगे कैंडेला में। क्लियर। और देखिए इन मात्रकों के जो प्रतीक चिन्ह हैं, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी में, सेकंड को छोटे एस से, केल्विन को बड़े के से, एम्पियर को ए से, मोल को MOL से, और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CGS पद्धति क्या है? तो विद्यार्थियों ये मात्रकों का मापन करने वाली एक पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसका जो पूरा नाम है वो है सेंटीमीटर सेमी ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो देखिए विद्यार्थियों इस पद्धति के अंदर द्रव्यमान का जो मापन है, पहले हम लंबाई लेते हैं। तो जो लंबाई का मापन है वो हम करेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है उसका मापन हम करेंगे ग्राम में। द्रव्यमान का मापन हम करेंगे ग्राम के अंदर, और समय का मापन करेंगे सेकंड में। तो मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको हम CGS पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूरक राशियों के नाम लिखकर उनके मात्रक लिखिए। मूल मात्रकों के बाद में कुछ मात्रक और ऐड किए गए जिनको हम पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। तो एक तो हमारे पास में है समतल कोण। पूरक भौतिक राशि हमारे पास में पहली तो है समतल कोण, और दूसरी जो भौतिक राशि है वो है घन कोण या ठोस कोण। ठोस कोण भी कह सकते हैं इसको, घन कोण भी कहा जा सकता है। ये पूरक भौतिक राशियां हैं और इनके मात्रक आप देखें। समतल कोण का मापन हम करेंगे रेडियन में, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखें। निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ संख्याएं दे रखी है और इनमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर देखिए सार्थक अंकों की संख्या होगी इसमें 1, इसमें होगी, देखिए इसमें ये सार्थक अंक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सार्थक अंक है। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 1। इसमें ये 10 की घात में जो भी राशियां हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगी। यहाँ पर 3 है तो सार्थक अंक यहाँ पर 3 होंगे। यहाँ पर सार्थक अंक होंगे 1, 2, 3 और 4। ये वाला जो 0 है सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। इसमें हमारे पास में सार्थक अंक 1, 2, 3, 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमें 4 मिलने वाली है। इसमें भी हमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक मिलेंगे। ये जो 0 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। और विद्यार्थियों ये कैसे सीखे? तो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये नोट्स कहाँ से प्राप्त करें? तो हमारी एप्लीकेशन है BCS अकेडमी। BCS अकेडमी को आप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इन वीडियोज को आप प्राप्त कर सकते हैं, इनकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसके साथ में केमिस्ट्री के भी आपको नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A, B, C तथा D में इस प्रकार से संबंधित है। P बराबर A क्यूब, B का स्क्वायर बट्टे में √CD। A, B, C, D में प्रतिशत त्रुटियां दे रखी है, तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो देखिए विद्यार्थियों P में प्रतिशत त्रुटि, P में जो परसेंटेज एरर है वो कितना होगा? तो यहाँ पर A की पावर है 3,
3 इंटू एम में प्रतिशत त्रुटि, एम में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में बी की पावर है 2, तो बी में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि, प्लस सी की पावर है 1/2। देखो आपको प्लस माइनस नहीं करना है, सबको प्लस में ही लेकर चलना है। 1/2 इंटू सी में प्रतिशत त्रुटि, सी में प्रतिशत त्रुटि, फिर प्लस में हमारे पास में है डी की पावर 1, डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। क्लियर? तो यहां से 3 गुणा एम में जो परसेंटेज एरर है वो हमें 1% दे रखा है, प्लस 2 गुणा बी में जो परसेंटेज एरर है वो 3% दे रखा है, प्लस सी में जो परसेंटेज एरर है 1/2 वो है 4%, प्लस डी मतलब 1 गुणा डी में जो परसेंटेज एरर है वो 2%। तो फाइनली ये 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, कुल मिलाकर देखिए आप कितनी आ गई है हमारे पास में, ये आ गई है 13%। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकंड है, तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो इतनी है, सूर्य का व्यास प्रकलित कीजिए। तो विद्यार्थियों अब यहां से एक डायग्राम के जरिए समझेंगे, हम लंबन विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये हमें सूर्य दे रखा है और ए बी सूर्य का व्यास है, और एक पॉइंट हमारे पास में है यहाँ पर जिस पर अंतरित जो एंगल है वो है थीटा, जो कि ए और बी पर बना हुआ है। यहाँ से जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ पी, तो पी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, पी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। हम एक रिलेशन जानते हैं कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या, तो यहाँ पर इसका जो व्यास है इसको हम इसके लगभग चाप के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि ये जो डी है वो काफी ज्यादा है, स्मॉल डी है वो काफी छोटा है। तो यहाँ से कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या, और कोण को हमने थीटा से लिखा है, चाप को हमने ए बी से, त्रिज्या को डी से, देन यहाँ से व्यास जो ए बी है वो आ जाएगा थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते। थीटा की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 1920 सेकंड दे रखी है, आर्क सेकंड, और कैपिटल डी है वो हमें 1.496 इंटू 10⁻11 दे रखा है। विद्यार्थी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि एक जो आर्क सेकंड होता है वो आप हमारे नोट्स में से भी देख सकते हैं, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। तो हमें इसको यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। गुणा 10 की घात -6 1.496 इंटू 10⁻11। तो देखिए हमारे पास में जो राशियां है मल्टीपल में आ रही है, ये आ रही है गुणा 10 की घात 5 हमारे पास में मीटर में आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, 1920 गुणा 4.85 गुणा 1.496 तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आएगी 13,930.7। ये बहुत बड़ी एक वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जिससे हम 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर भी पुट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों हमें अगला जो क्वेश्चन है कि विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल में परिवर्तित
कीजिए तो 1 जूल जो ऊर्जा है वो अर्ग में कन्वर्ट करनी है, तो ये 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। विमीय विधि का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर करना है। तो इसका सॉल्यूशन आप हमारे नोट्स में से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर एक और हमारे पास में रिलेशन आ चुका है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमें एक सूत्र की स्थापना करनी होगी। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ कि सूत्र हमें किस तरीके का मिलने वाला है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। T बराबर होता है 2 पाई अंडर में L बट्टे में G। इसके साथ में हमें यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33, 1.34 हमें कुछ रीडिंग्स दे रखी है। तो औसत मान ज्ञात करना है, क्रम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कक्षा 11 फिजिक्स से रिलेटेड पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझें। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।